क्योंकि ये जो नई एक स्ट्रेटजी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितनी मौसर साबित होगी? ज़ाहिर है ईरान ने भी उसका रिएक्शन दिया है, उसका जवाब दिया है, तो आपको लगता है क्योंकि 7 बजे का वक्त था, अब जो अभी तक की इतलात है कि उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है, जो डेडलाइन उन्होंने दी थी नाकाबंदी के हवाले से, तो इसके कितनी मौसर साबित होगी ये स्ट्रेटजी? मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा इस स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए आमिर साहब? मैं तो बहुत देर से सोशल मीडिया ट्रुथ उनका जो भी वो जगह है कि आज सुबह वो क्या नई चीज़ छोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे और कहाँ से वो टर्न लेंगे देख रहा था। कुछ बस वो धमकियों शमकियों के अलावा तो कुछ नहीं है। तो वो तो इतनी बमबारी करके वो कहते थे हमने एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और फिर वहीं पे ले आए। जो हम बार बार हंसते भी हैं कि जो आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली हुई थी उसको फिर बंद कर दिया ईरान ने, तो जंग की शर्त लग दी कि इसे खोलो। अब उसे कहते हैं अच्छा हम तुम्हें बंद करके दिखाएंगे। उससे नुकसान किसका हो रहा है? ईरान तो लड़ाई लड़ रहा है, वो तो चाहता ही बंद रखना है। अब आप बाकी जो तिजारत को रोकने के चक्कर में हैं तो वो तो गल्फ़ के अमेरिकन पार्टनर्स हैं। चाइना उस पर बोल चुका है, रशिया बोल चुका हुआ है, बरतानिया बोल चुका है। और ये आजमाएं, हम भी देख लेंगे कि वो जो ईरान की कैपेसिटी जिस पे बुनियाद पे उन्होंने पूरी दुनिया की तिजारत को एक किस्म का बहुत बड़ा धचका पहुँचाया ये रोक के, लगता नहीं है कि वो इस पे होगा। लेकिन इशू ये है कि ये सदर ट्रंप का स्टाइल है कि वो धमकी भी लगाते हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी 21 अप्रैल की डेट्स आ रही हैं कुछ नई कि मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। दूसरी तरफ जो इन्होंने बात कही कि जी हमारी रेड लाइन है जो यूरेनियम की अफजूदगी एटमी प्रोग्राम है। एक्चुअली इन लोगों की एक स्टडी बनी है जो कुछ लोग बता रहे थे कि जो 60% से ऊपर यूरेनियम अफजूदगी का जो शायद कोई 400-500 किलो के करीब है उनके पास, उससे एटमी वॉर हेड बनाने में कोई उनको ज़्यादा टाइम नहीं बनेगा। बाकी तो 7,500 किलो के करीब उनके पास मौजूद है जो 5% और 20% पे है। और सारा के सारा चूँकि रशिया की निगरानी में है। पहले भी हम ईरान ने तो ऑफ़र किया था कि हम रशिया की निगरानी में रखने को तैयार हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने ईरान ने मिसाइल मारे हैं ना, नई टेक्नोलॉजी यूज़ किया और जो इसराइल को नुकसान पहुंचा है, तो वहाँ जो कान खड़क रहे हैं सब चीज़ों पे वो ये हैं कि अगर इन्होंने वारहेड बना के चला दिया, बेशक आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें इसराइल की फ़िज़ा में, तो नुकसान किसको होगा, किन के बासियों को होगा? ये नेतन्याहू की नींदें उड़ाए हुए है एक किस्म की कि भाई अगर ये बन जाता है और जो इन्होंने ब्लॉकबस्टर लगाए, बम शम डाले, सब कुछ, तो पहाड़ों के ऊपर वो 130 फुट की पाबंदी का भी कोई ज़्यादा जो है ना कि गहराई में जाके हो तो वो असर नहीं होता कि जितना इन्होंने दावा किया था जून में। तो अब ये फिर दोबारा आए हैं। बहरहाल उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, डोमेस्टिक इशू है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान ने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर ये हमारे पास मुज़ाकरात भी हुए और दोनों तरफ से बात आई तो ख़त्म नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते कि जी उसके बाद अब ये आबनाए हुर्मुज़ एक हीला है कि क्या किया जा सकता है अपने अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि जी हम बिल्कुल नहीं दब रहे। ईरान भी नहीं दब रहा, लेकिन बातचीत टिका के इन्होंने की है, मुसवदे एक्सचेंज किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक भी मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है वो बास राकची ने भी कह दिया, स्पीकर ने भी कह दिया कि हमारी चंद फुटों को कुछ दूर ही रह गया था मुआहदा, जेडी वैंस चले गए। लेकिन वो उन्होंने भी जाके अपने जो अमेरिकन जो वोटर है सदर ट्रंप का, उसको भी जवाब देना है ना सारा कुछ कि भाई क्या आप एक ही दम हार गए? और ना इस तरह कोई हारा करता है, ना ईरान ऐसा है मुल्क के वो कोई सिफारतकारी में कोई डाउन हो जाएगा किसी से। तो दोनों ने बहुत कुछ तय किया है, लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ, और नेतन्याहू की एक पूरी ट्राई है कि किसी भी तरीके से इसमें लड़ाई बढ़ जाए। अभी तक तो वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। ये एक आबनाए हुर्मुज़ वाला है, लेकिन मैं इसको इस सेंस में ज्यादा सीरियस इस सेंस में नहीं ले रहे कि भाई ये तो ईरान की कामयाबी है ना। ईरान के पास दूसरा समुंदर मौजूद है, उन्हें तिजारत के लिए जो चीज चाहिए होंगी वो रास्ते उनके पास जमीनी भी मौजूद हैं और कि उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये इनका ख्याल है, बल्कि इनके अपने इत्तेहादी इस पे ज्यादा नाराज हो जाएंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं कि अब इस पे आज रात क्या उनके दावे के मुताबिक वो क्या करेंगे। सही है। अभी तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सब नाकाबंदी शुरू हो गई है, तो क्या नई जो स्ट्रेटेजी है ट्रंप की ये मौसर साबित होगी? तो मुझे लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम सिर्फ गोदी मीडिया में हुए हैं, अदरवाइज़ ये मुज़ाकरात मुझे नाकाम नज़र नहीं आते। मुझे इसमें रे ऑफ होप नज़र आती है। मुझे लगता है कि ये
दोबारा बैठेंगे दोनों मुज़ाकरात के लिए। देखिए, एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो बात है वो आपको पता है कि वो खामेनेई क्या वो मौजूद है कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने। तो लेकिन इस वक्त ये जो आज की तारीख तक हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों की अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये मामलात, ये मुज़ाकरात आप कह लें कि बेनतीजा रहे, क्योंकि वो वहाँ भी आपको पता है नवंबर में मिड टर्म होने वाले हैं अमेरिका में, और ज़ाहिर है ईरान के भी, उनके लिए भी बड़े मसाइल हैं, क्योंकि उनकी जो पासदारान इनकलाब है उसको भी उन्होंने मुतमईन करना है, और ज़ाहिर है इन्होंने भी अपने लोगों को मुतमईन करना है। तो पॉसिबल था कि ये मुआहदा हो जाता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत करीब पहुंच चुके थे मुआहदे के। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये मुआहदा हो जाएगा और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इसका नाम होगा। अब नेक्स्ट कब होंगे, कहाँ होंगे मुज़ाकरात, बात कैसे यहाँ से शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया को ये 2 हफ्ते की जंग बंदी का तोहफ़ा देके, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बहुत खौफनाक थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आलमी जंग शुरू होने वाली है, और उसकी बातें भी शुरू हो गई थी, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह की वो बात आखिरी धमकी दे चुके थे एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म करने की, वो बहुत सीरियस थ्रेट थी। और वहाँ से वापस लेके आना, ये आप यकीनन अपनी गवर्नमेंट को, अपने पॉलिसी मेकर्स को, स्पेशली फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बेचारों का तो हालत ये हो गई है कि मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का एहतमाम करना पड़ेगा। वो मुसलसल फ़ोन सुन सुन के कान भी पक गए होंगे, हाथ भी थक गए होंगे, इतने फ़ोन्स पूरी दुनिया से लोग किए जा रहे हैं। आज भी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ़ोन किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतने सरबराहान मुमलिकत से बात की होगी फ़ोन पे। और अदरवाइज़ भी अब वो सऊदी अरब और शायद तुर्की का दौरा भी प्लान हो रहा है उनका, क्योंकि वहाँ से तो कहते हैं कि दावत आ गई सऊदी अरब से। और फिर जो इसमें पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब में राब्ते हो रहे हैं, ईरान और कतर में राब्ते हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो गलतफहमियाँ पैदा हुई वो हमलों के हवाले से, वो भी दूर होनी चाहिए। और ये हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अरब और ममालिक और ईरान में वो गलतफहमियाँ ना पैदा हों, कोई ऐसी सिचुएशन ना बने कि इनके दरमियान को जंग का वो माहौल बन सके। क्योंकि इज़राइल की पूरी कोशिश ये थी इस सारे क्राइसिस में कि किसी तरीके से ईरान और अरब ममालिक आमने सामने आ जाए, इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, फिर तो विन विन पोजीशन बन जानी थी इज़राइल के लिए। अब इज़राइल का अपना वो नेतन्याहू का मसला बना हुआ है, वो जो उन पे करप्शन का केस है, उसके लिए भी दरख्वास्त है कि जी इसको डिले किया जाए। स्टिल मैं आखिर में यही कहूँगा कि मैं होपफुल हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। जी इलियास साहब, देखिए, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की कि इन सब को इकट्ठे कर लेना। पाकिस्तान ने बुला के मुज़ाकरात करवाए, ख़ासतौर पर अमेरिका को, इधर ईरान को बुला के इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद टॉक में जो सारे मुज़ाकरात हुए, 3 सेशन हुए, जो भी हुआ जिसमें हुआ अगर हुआ, लेकिन दोनों में से अफ्रीकन ने जो था कि अगर 47 साल बाद एक टेबल पर बैठे, लेकिन दोनों ने इनकार नहीं किया कि हम मुज़ाकरात के